Assalamualaikum dear students. I hope you're doing great. This is lesson number 34 and welcome to Psychology with Muqaddas and Psyche Seeker. As you know, we have both the channels and दोनों का पर्पस जो है वो सेम ही है. साइकोलॉजी को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, अपनी डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसमें ग्रो कैसे करेंगे वो सब कुछ हम उसमें दोनों चैनल्स पे सीखेंगे. आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी और साइकी सीकर पर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी, जनरल वीडियोस मिलेंगी अबाउट दी साइकोलॉजी. एंड आई होप के यू हैव जॉइंड बोथ द चैनल. सो थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं. और नेक्स्ट आपका लेसन है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में. पर्सनालिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन. पर्सनालिटी जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो सारे डिस्कवर हो चुके हैं. एंड पर्सनालिटी चेंज क्यों हो जाती है? ड्यू टू मेडिकल इशू, यानी कि कोई मेडिकल कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से पर्सनालिटी चेंज आ सकता है. और इसमें इस क्राइटेरिया में हम उसको चेक करते हैं कि मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है, और कोई एविडेंस वगैरह चेक करते हैं, लैब एविडेंस चेक करते हैं, या फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है, हिस्ट्री चेक करते हैं. एंड ओवरऑल जो भी क्राइटेरिया होता है इस सबका इजी ही क्राइटेरिया है ये मेडिकल कंडीशन वाला. एंड आई होप कि ये आपको इजी, मतलब आप इसको कवर कर सकते हैं. एंड देन एटियोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के कॉजेज़ क्या हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, और कुछ आपके इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं. सो बहुत से फैक्टर्स हैं आपकी पर्सनालिटी. टेम्परामेंटल ट्रेट्स भी हो सकती हैं कुछ. इसमें जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट है उनका अपना एक व्यू होगा, और उन्होंने अपने लर्निंग के हवाले से बताया होगा कि आप किस तरह से चीज़ों को लर्न कर लेते हैं. आप जो भी आप देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं इन्वायरमेंट से, वो किस तरह से आप उसको लर्न कर लेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे. तो इस तरह से आपका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, बिहेवियर फॉर्म होता है, और उनकी जो है वो ये एक्सप्लेनेशन होती है लर्निंग के हवाले से ही. एंड देन पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. पैथोफिजियोलॉजिकल मींस रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी आपके जो भी ब्रेन एरियाज़ हैं या ब्रेन के फंक्शंस जो हैं या स्ट्रक्चर जो हैं, कौन कौन से चीज़ें ब्रेन की इन्वॉल्व हैं इसमें, और उनमें अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी देन आपका जो पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो सकती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको हो सकता है. इसमें एबनॉर्मेलिटी देखी गई है आपके डिफरेंट ब्रेन एरियाज़ में, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पेरिटल लॉब्स में. इस तरह जो ब्रेन के एरियाज़ हैं, अगर उनमें कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं, उनमें कोई ट्रांसमीटर्स जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर उनकी रिलीज़ में कोई कमी आ रही है या ज़्यादती हो रही है, तब भी हमें ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं. इस तरह से जो उनमें फ्लक्चुएशन होती है तो आपके मूड पे बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी, यानी आपको डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं. सो इसके दूसरे भी कॉजेज़ हो सकते हैं, लाइक आपको इंजरी है या फिर ट्रॉमा की वजह से, या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको ब्रेन पे जो है वो चोट लगी है. तो इसकी दूसरे जो कॉजेज़ हैं उसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं. मींस आपको जो जेनेटिक जो बायोलॉजिकल आपका सिस्टम है उसमें ही टेंडेंसी पहले से ही पाई जाती है कि आप में ये डिसऑर्डर हो सकता है. और इसमें MAO जो है वो उसका भी बहुत रोल है, और ये एक एंजाइम होता है जो कि डिग्रेडेशन जो प्रोसेस होता है हमारा, उसमें रिलीज होता है बाय द न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल से. एंड जो सेरोटोनिन लेवल्स का इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से भी ये सारे कुछ कनेक्टेड है टू द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, यानी इन सबसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे इफ़ेक्ट होता है, और जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. और इनमें जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, एनाटॉमी के बारे में बताया गया, ब्रेन के जो भी स्ट्रक्चर हैं या फिर रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो ये सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के होने में. कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर आपको ये कोई डिसऑर्डर है तो आप में भी रिस्क फैक्टर्स हैं, चांसेस हैं कि वो डिसऑर्डर आपको भी हो सकता है, यानी आपके वो चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर आपकी फैमिली में है वो ये. तो फैमिली हिस्ट्री इसीलिए ली जाती है चेक करने के लिए कि फैमिली में कोई ये डिसऑर्डर्स उसको तो नहीं थे, तो जिसकी वजह से फिर आपको भी फिर डायग्नोस किया जाता है कि आप में पहले ही वो टेंडेंसी पाई जाती हैं.
एंड देन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उनके जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जेनेटिक फैक्टर्स यानी उसमें कौन से जीन्स जो हैं ये इन्वॉल्व हैं या बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व है, इसमें ब्रेन केमिस्ट्री या ब्रेन केमिकल चेंजेस जो हैं इन्वॉल्व हैं, जिसमें सेरोटोनर्जिक डिसरेगुलेशन है या फिर सेप्टो हिप्पोकैम्पल सिस्टम है। तो ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपके ब्रेन के चेंजेस यानी ब्रेन डेवलपमेंट में या ब्रेन के स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में, जिसकी वजह से आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये वाला हो सकता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है इसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का साइकोसोशल फैक्टर्स। इसमें साइकोसोशल फैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके सोशल यानी आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड, आपके फैमिली फ्रेंड्स उनसे रिलेटेड है, एंड वो कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें पेरेंटल आ जाते हैं, पेरेंटल सेपरेशन हो सकती है, वर्बल अब्यूज़ यानी आपके जितने भी चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो पूरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या फिर जो ट्रॉमा वगैरह हैं, तो वो ये सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। जेनेटिक फैक्टर्स इसमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो हैं किसी भी डिसऑर्डर में, और इसीलिए फैमिली हिस्ट्री जो है वो ली जाती है किसी भी पेशेंट की, क्लाइंट की, चेक करने के लिए कि उनमें फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो फिर टेंडेंसी ऑब्वियसली फिर उसकी ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर जो है रिस्क ज़्यादा है उसका इंक्रीज है। एंड देन हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी जेनेटिक फैक्टर्स का इस तरह रोल है, यानी रिसर्च हम करते हैं। देन ट्विन स्टडीज़ होती हैं इसमें, जिसको चेक करने के लिए कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कितना रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी डिसीज़ में या किसी भी डिसऑर्डर में। और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर वो डिसऑर्डर है तो वो आपके वो उसका रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें साइकोइकोनॉमिक थेरिस्ट का बताया गया है कि जैसे कि उनका यकीन है कि जो जिनको ये डिसऑर्डर होता है उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे होते, जैसे कि साइकोइकोनॉमिक में हमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे ही बात करते थे फ्रॉइड, और तो इसीलिए हम इस जो थेरी को यूज़ करते हुए यही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आपके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं रहे, जो पेरेंटल जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी, यानी पेरेंट्स का जो बिहेवियर था बहुत कोल्ड था, कंट्रोलिंग था और अनलव्ड था, अननर्चरिंग था, और जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें भी वैसे कोई डेटा नहीं है बायोलॉजिकल फीचर्स का कि ये डिसऑर्डर में बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन साइकोइकोनॉमिक थेरीज जो हैं उनका एक है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के प्रॉब्लम जो है वो शुरू ही रिजेक्टिंग पेरेंट्स से होती है, यानी जो इन्वायरमेंट था वो स्टिमुलेटिंग नहीं था, पेरेंट्स जो थे वो कोल्ड थे, अवॉइडिंग थे, अवॉइड करते थे, और इन्होंने इतना तवज्जो नहीं दी या सुपरवाइज नहीं किया बच्चों को उस तरह से। सो इसकी वजह से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है कि वो अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा वो नेगेटिवली इनकरेज कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा समझना या फिर सुपेरियर समझना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट है कि साइकोइकोनॉमिक थ्योरी के बारे में ही है, इसमें आप उसको कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और इसके बारे में आप बता सकते हैं अगर आपको ये डिसऑर्डर एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसकी एटियोलॉजी आती है तो। और मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर सबकी जो एटियोलॉजी है वो यही है साइकोइकोनॉमिक, अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो यही होगी कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, और आप उनके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ट्रॉमा है, अब्यूज़ है, और कोल्ड एंड अननर्चरिंग जो है, अनलव्ड पेरेंटल दिखाया गया है। सो ये सारी चीज़ें आप उसमें कवर कर सकते हैं। हार्ट डिसऑर्डर में आप साइकोइकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन के ज़रिए भी उसको कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और इसमें भी कोई बायोलॉजिकल कॉजेज़ नहीं है सच, तो इसमें भी जो थेरिस्ट हैं उन्होंने रोल प्ले किया हुआ, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, और इसमें इन्होंने बताया है जो फैक्टर्स हैं कि कौन से फैक्टर्स इस तरह के हैं जो कि एंग्जाइटी जो है ये डिसऑर्डर होता है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके बारे में बताया कि अगर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो इसकी तरफ लेकर चलता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ।
और इसमें जो 2 फैक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं आपकी, जो टेम्परामेंट है वो इंट्रोवर्जन है, न्यूरोटिसिज्म है, और ये दोनों ही रोल प्ले कर रहे होते हैं टू डेवलप इन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यानी बहुत ज़्यादा आप न्यूरोटिक हैं, आप में वो टेंडेंसी है डिसऑर्डर डेवलप होने की, जो माइल्ड लेवल के डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी है। इंट्रोवर्जन है, यानी किसी से शेयर नहीं करते, ये शेयरिंग बहुत कम है, इवन के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इतना अटैच नहीं है। तो ये फिर दोनों ट्रेट्स जो हैं वो आपको इस डिसऑर्डर की तरफ लेकर जा रही होती हैं। देन डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी कोई जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हैं, और इसमें भी साइकोडायनामिक एक्सप्लेनेशन है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। इसमें डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स ही हैं, और साइकोडायनामिक थेरीज जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, और इसमें बताया है कि ये इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो है उसकी वजह से, या फिर जो पेरेंटल बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। तो हर डिसऑर्डर में जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें नहीं हैं, आप उसमें साइकोडायनामिक की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और उसमें आप यही बता सकते हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में, और दूसरे नंबर पर जो पेरेंटल बिहेवियर है उसकी बात कर सकते हैं। इस तरह से आप हर डिसऑर्डर की एटियोलॉजी को कवर कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम। यानी आपको हर डिफरेंट जो डिसऑर्डर है उसकी एटियोलॉजी को लर्न करना या उसे याद करना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक शॉर्टकट जो है ये आपको बता रही हूँ इस लेसन को कवर करने के लिए, वो ये है कि आप उसको जो थेरिस्ट हैं, जो है साइकोडायनामिक थेरिस्ट हैं, सबकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम ही है, और इसको बस आपने इस तरह से कवर कर लेना है। हर डिसऑर्डर की एटियोलॉजी, कोई भी डिसऑर्डर की एटियोलॉजी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको बताया गया है कि हर स्टूडेंट को शफल होकर आते हैं क्वेश्चन, तो एक चैप्टर में से हर स्टूडेंट को डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए डिफरेंट एटियोलॉजीज़ हर स्टूडेंट को आ सकती हैं। तो आपने सारी एटियोलॉजीज़ को कवर करना है, और शॉर्ट टाइम में आपने अगर उसको कवर करना है, इस चैप्टर को करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप उसको 10 मिनट्स में भी कवर कर सकते हैं। अगर आपकी रिवीजन है ये, और आप इसको जो है वो शॉर्ट टाइम में अगर मैनेज कर लेते हैं, तो वो मैनेज आपने कैसे करना है कि आपने साइकोडायनामिक एक्सप्लेनेशन जो है वो एक बार उसको देख लेना है, और उसी को आपने एक्सप्लेन कर देना है। जस्ट आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, बाकी का काम जो है वो यानी बाकी सब कुछ ईजी रहता है आपके लिए फिर। तो सबकी जो डिसऑर्डर्स की एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही है, साइकोडायनामिक की एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है, और जो कि सेम ही है सबकी। एंड देन ओसीडी यानी ओसीपीडी जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसकी क्या जो है वो इसमें भी फ्राइड ने ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओसीपीडी जो है वो एनल रिटेंटिव की वजह से होता है, यानी कि जो सेकंड स्टेज है, जो अगर बहुत कंट्रोलिंग है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श हैं, उसमें कंट्रोलिंग हैं, और बहुत ज़्यादा एंगर शो करते हैं, यानी कि कोल्ड भी हैं, तो उसकी वजह से बच्चे की जो पर्सनालिटी है उस पर उसका इफ़ेक्ट होता है, और उसमें ओसीपीडी डेवलप हो सकता है इन दी एडोलेसेंट और या फिर इन एडल्ट एज। सो साइकोडायनामिक थेरीज है, इसमें भी इन्होंने उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, और उनकी एक स्टेज बता दी गई है। इस तरह से ज़रा सा डिफरेंस होगा, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम ही होती हैं। साइकोडायनामिक अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो सबकी सेम ही होती हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में फ्रॉइड बात करते हैं, और बिहेवियर्स की देते हैं तो उसमें लर्निंग के बारे में बात होती है कि सारे बिहेवियर जो हैं वो लर्न किए गए हैं, और उनको अनलर्न भी किया जा सकता है। So I hope I made it clear this was about the lecture. If you have any confusion, then you can ask in comment section. Do share this video with other students. Thank you so much for joining both of the channels, and साइकी सीकर को भी आई होप कि आप इसी तरह सपोर्ट मिलेगी आपकी जिस तरह से इस चैनल को मिल रही है। एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर मी इन योर दुआस, और बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है, सबको ही होती है। सो सबके लिए किया करें, और अपनी दुआ में सबको याद रखें। शेयर योर नॉलेज विद अदर, एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।